Assalamu alaikum class. I am Anam Saeed, CSS 2024 qualified, and our today's session is related to CSS Environmental Science Orientation session. So इस सेशन में हम ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे पहले कि इन्वायरमेंटल साइंस कैसा ऑप्शनल है। अगर आप लोग इस टाइम पे आके एक एम्बिग्विटी का शिकार हैं और आप लोग ये सोच रहे हैं कि कौन सा बेस्ट ऑप्शनल आप चूज करें, आपके पास मल्टीपल और ऑप्शंस भी हो सकते हैं इस टाइम पे। सो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इस टाइम पे इन्वायरमेंटल साइंस के लिए बैकग्राउंड आपका होना, साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है कि नहीं, और ये सब्जेक्ट कितना सेफ है। तो जो इस सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर्स हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस पे बात कर लेते हैं। जहाँ तक मैं आपको अपने सेशन का बता दूं, सो मेरा जो मेरी डिग्री है वो है इन्वायरमेंटल साइंस में मास्टर्स लेवल पर, और दूसरा ये कि मेरा इन्वायरमेंटल साइंस में ऑल अटेम्प्ट्स में 75 स्कोर रहा है। थर्ड ये कि मैं इसको लास्ट ईयर से पढ़ा रही हूँ टीबीआई के अंडर। लास्ट ईयर हमारे 4 बैचेस कंडक्ट हुए थे, एंड अभी सी एस एस 2027 के लिए हमारा रिसेंटली एक बैच कंप्लीट हुआ है, और ये सी एस एस 2027 के लिए सेकेंड बैच है। और ये हमारा फास्ट पेस बैच होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो नेक्स्ट मंथ है हमारा, उसमें एमपीटी है। सो मेरी कोशिश होगी कि वीक में 3 क्लासेस, और 3 क्लासेस वो 2 2 आवर्स की होगी। सिलेबस इतना लंबा है नहीं, मैं आपको अभी सिलेबस ब्रेक डाउन करवाती हूँ। 8 चैप्टर्स हैं टोटल, और उसको भी हमने किस तरह से किस पोर्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये आपका 22 23 डेज का सेशन बनेगा। कोशिश होगी कि हम 1 सितंबर तक ये कंप्लीट कर लें, और फिर आपका ग्रैंड मॉक हो जाए, ताकि आप लोगों को एक ऑप्शनल की टेंशन खत्म हो जाए। ठीक है, साथ साथ आप लोगों की एमपीटी की तैयारी भी इसमें हैम्पर ना हो, और दूसरा जो बाकी सब्जेक्ट्स जो कंपल्सरीज एंड ऐसे चल रहे होते हैं वो भी ना हो। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, स्कोरिंग पोटेंशियल है, जैसे मैंने अभी आपको ये कहा कि मेरा जो एक कंसिस्टेंट स्कोर इसमें रहा। मैंने सी एस एस 2023 की अटेम्प्ट दी है, 2024 एंड 2025। ठीक है, पीएमएस की मैंने 2 अटेम्प्ट दी हुई हैं। पीएमएस में जो स्कोर है मेरा 720 है, और सी एस एस 2024 मेरा क्वालिफाई हुआ था। जहां तक इन्वायरमेंटल साइंस की बात है ना, तो मेरा इसमें तीनों में 75 है। तो ये बात करने का मकसद ये है कि ऐसा क्या फार्मूला यूज करना है, ऐसी क्या आपने स्ट्रेटेजी यूज करनी है कि आप एक कंसिस्टेंसी से इसमें इजीली 70+ स्कोर कर सकते हैं। और 70 to 80 के दरमियान आपका ऑप्शनल में, 70 to 80 के दरमियान मार्क्स आपके ऑप्शनल्स में होने चाहिए। इससे अच्छे ज्यादा होंगे तो वो तो ऑब्वियसली अच्छा है। ठीक है, और फिर आपके पास एज होता है किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में आपका, अगर वो बहुत अच्छा पेपर चल रहा है तो 80+ भी स्कोर हम देखते हैं स्टूडेंट्स के आते हैं। तो एक तो ये सब्जेक्ट, एक बात ये होगी कि स्कोरिंग पोटेंशियल है। इस टाइम पे आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस और होंगे, तो आप लोग इस चीज को कंपेयर कर रहे होंगे कि किसका स्कोरिंग पोटेंशियल है। तो एक तो ये बात होगी इसकी। दूसरा हम दूसरा हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि कम से कम टाइम में, जैसे क्रिमिनोलॉजी है, कम से कम टाइम में होने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर कोई डेडिकेटेडली भी 1 वीक देता है ना क्रिमिनोलॉजी को, उसके 4 सेक्शंस हैं, या 10 डेज। मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रिमिनोलॉजी में 1 वीक दिया था, और सेकंड में मैंने उसको 10 डेज दिए थे, और मेरा 77 स्कोर है। सो कहने का मकसद ये है कि ये जो कुछ ऑप्शनल्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्रिमिनोलॉजी का बताया, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस को देख लेते हैं, पंजाबी को आप देख लें, कोई पंजाबी ऑप्ट करता है, तो ये छोटे छोटे सिलेबस होते हैं, मैनेजेबल भी होते हैं, और आपके बाकी सब्जेक्ट्स को ये डिस्टर्ब नहीं करते। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि स्कोरिंग होते हैं, और प्लस पॉइंट के हिट नहीं हो रहे होते। ठीक है, तो अभी तक इन्वायरमेंटल साइंस 2016 में ये लॉन्च हुआ है सब्जेक्ट जब, तो 2016 के बाद जब आपको पता है कि सिलेबस रिवाइज हुआ था, तो तब से अब तक ये हिट नहीं हुआ। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। जैसे हम यूएस हिस्ट्री का देखते हैं, या कोई और हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, वो फ्लक्चुएट करती हैं उनके मार्क्स। तो ये इस तरह का सब्जेक्ट नहीं है। पब्लिक एड का अगर आप देखते हैं, तो जिनकी डिग्री होती है उनके लिए आसान है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है। तो ये मैं थोड़ा सा
कंपैरेटिव एनालिसिस कर रही हूँ बाकी सब्जेक्ट्स का। जेंडर स्टडीज की मैं अगर बात कर रही हूँ, अच्छा आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही मेरी? वॉइस क्लियर है? ठीक है, जेंडर स्टडीज का आप लोगों ने पूछा हुआ है। तो जेंडर स्टडीज का स्कोरिंग ट्रेंड चेंज होता रहता है। ठीक है, ये हिट भी होता है जेंडर, और जेंडर आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी देता है। अभी की हम डीएमसीज देख लेंगे जब आएंगी। तो 2026 का जो जेंडर स्टडीज का पेपर है वो काफी ऑफ द सिलेबस इस तरह से था, उसमें थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकलिटीज थी। ठीक है, थोड़ा मुश्किल आया था, बच्चों को फेस करनी पड़ी डिफिकल्टी। तो अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसका स्कोर जो है वो कम जाएगा इस बार। ठीक है, फिर आपके पास ना जेंडर में होती हैं थेरीज। थेरीज में आपके पर्सपेक्टिव्स होते हैं, आपके व्यू पॉइंट्स होते हैं, जो कि एग्जामिनर उससे अग्री भी कर सकता है और उससे एग्जामिनर आपको कम स्कोर भी दे सकता है। ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है। साइंस बेस्ड सब्जेक्ट की एक अच्छी बात होती है कि आपने कंसेप्ट लिख कर आना है। आपके कंसेप्ट को वो गलत नहीं करेगा, मतलब वो आपका कंसेप्ट नहीं होगा ना, वो एग्जामिनर का कंसेप्ट होगा, वो होगा साइंस का कंसेप्ट। तो हम देख लेते हैं सिलेबस ब्रेकडाउन में कि कौन कौन सी चीजें हैं, कि कितना कंसेप्ट आपको चाहिए। ठीक है, नो हार्ड साइंस, हार्ड कोर साइंस तो कोई ऐसे नहीं है। जैसे जीएसए के लिए आपको साइंस चाहिए ना, जैसे करंट अफेयर्स के लिए आप सीए में फ्लड्स वगैरह, क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, ये क्वेश्चन करते होते हैं, पाकिस्तान अफेयर में कवर करते हैं। देन ऐसे में आप क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट की डोमेन को कवर करते हैं। आप 2025 का ऐसे का पेपर देखें तो वहां पे रिफोरेस्टेशन एज अ ग्लोबल एजेंसी उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस जिसका होगा वहां पे उसने ये अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं जीएसए में, तो सारी टाइप्स की पोल्यूशन उन्होंने सीएसएस 2025 के जीएसए का पेपर आप देखें तो दो सेक्शंस में उन्होंने पोल्यूशन का ही पूछा हुआ है। तो जीएसए में एक सेक्शन है इन्वायरमेंटल साइंस का। तो ये वाली अगर आपको वहां पे कर रहे हैं तो आपको एज अ सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस को करने की उस तरह से मुश्किल नहीं आएगी। कुछ जार्गन्स होंगे, वो आपके पास हर ऑप्शनल के लिए एक टिप होती है कि आपने उस सब्जेक्ट्स के जार्गन्स यूज करने हैं। उस एग्जामिनर को ये लगे कि आपकी इस सब्जेक्ट पे कमांड है। अगर आपने उसमें डिग्री नहीं भी की हुई तो आपने, वो कहते हैं ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट, तो वो वाली चीज होती है इसमें। तो कुछ सब्जेक्ट जार्गन्स हैं वो इजी हैं। जैसे मैं एक वर्ड कहती हूँ कि आप लोग सिंपल लिखते हैं, प्लांटेशन, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज हमने करनी है, और जीएसए के लिए भी है ये। इसकी जगह आप अच्छे वर्ड यूज करें, आप एफोरेस्टेशन यूज करें या आप रिफोरेस्टेशन यूज करें। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं जो एक टर्मिनोलॉजीज होती है ना एक सब्जेक्ट की। तो करंट रेलिवेंस पे हमने बात कर ली है कि क्लाइमेट चेंज आपको पता है, अभी फ्लड्स का अभी भी खतरा था। जब भी आप करंट अफेयर्स को भी तैयार करते हैं, आप सीएसएस 2025 के फ्लड्स फ्लड्स को इकोनॉमी से रिलेट करके कर रहे होते हैं। वाटर मैनेजमेंट पे भी आप बात कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी अभी देखें ऐसे आया था सीएसएस 2026 में। सो सब्जेक्ट की रेलिवेंस है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिन नेचर ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया, और ज्योग्राफी जिसका होगा तो उसको भी एडवांटेज होगा कुछ सेक्शंस में। ठीक है, तो ये पेपर है सीएसएस 2026 का करंट अफेयर्स। पाकिस्तान स्टैंड्स एट डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट वेयर क्लाइमेट शॉक्स, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, गवर्नेंस गैप्स, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड इंटेंस फिस्कल stress are converging to heighten national vulnerability. Critically evaluate the above statement and propose policy measures for building a stable, secure and disaster resilient Pakistan. तो करंट अफेयर्स में आपका गवर्नेंस एंड पॉलिसी, ठीक है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस के अंडर ये टॉपिक कवर होता है, और दूसरा लास्ट टॉपिक है हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये पूरा जो क्वेश्चन है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और ये गवर्नेंस का मिलाप है, उन्होंने क्वेश्चन करंट अफेयर्स में दे दिया। ठीक है, फिर पॉपुलेशन जो डेमोग्राफिक होती है, इम्प्लीकेशंस ऑफ डी पॉपुलेशन। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये करंट अफेयर का पेपर है, ये इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर नहीं है। लेकिन क्या दे दिया, पहला पार्ट आप देख लें, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फूड प्रोडक्शन थ्रू जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे चैप्टर 4 बनता है आपका सिलेबस का। यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, ये सॉरी थर्ड, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस।
तो यहाँ पे हम एनवायरमेंटल साइंस के डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ, तो बायोटेक के साथ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। और भी हैं फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, वो थोड़े थोड़े ना नोट्स टाइप में होते हैं, लेकिन जो मेजर फोकस है वो इस पे होता है। और एक और टॉपिक है जब हम करेंगे वो भी आसान है, कि रिस्क क्या होता है, रिस्क फैक्टर एंड डोज रिस्पॉन्स। तो जो सेकंड मेजर पार्ट होता है इस चैप्टर का वो ये होता है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग का, एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट है। तो इन्होंने क्या पूछ लिया कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फूड प्रोडक्शन थ्रू जीएमओस। मतलब कुछ, कोई आप समझ लें कोई टमाटो है, ठीक है, उसकी फसल खराब हो रही थी, तो आपने उसमें एक जीन, एक हेल्दी जीन या एक रिक्वायर्ड जीन किसी और प्लांट का, वो उसमें इंसर्ट कर दिया, और अब उस पर्टिकुलर पेस्ट जो इस डिजीज, सॉरी, इस टमाटो पे अफेक्ट कर रहा था, उसने उसको रोक दिया इस काम को, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म बना, एक नया टमाटो बना जो कि ज्यादा रेजिस्टेंट है, तो हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटो कहेंगे या जीएमओ कहेंगे। एक सिंपल सा, सिंपलर वे में आपको एक कंसेप्ट समझाया। तो उन्होंने ये पूछा कि उसके फायदे और नुकसानात क्या हैं, तो ये हमने डायरेक्टली कवर किया था इन्वायरमेंटल साइंस में, ये टॉपिक है वहां का। और ये करंट अफेयर के एक ही, अभी 2026 के पेपर में है। दूसरा क्वेश्चन, इम्प्लीकेशंस ऑफ डी पॉपुलेशन। तो अगर पॉपुलेशन कम होगी तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये भी हमने कवर किया है डेमोग्राफी में। सो ये रेलिवेंस मैंने आपको एक पेपर से भी शो करवा दी। फिर जैसे मैंने अभी आपको कहा, ये है CSS 2023 का टॉपिक ऐसे का, और ये है CSS 2025 का। और सिक्स का मैंने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो क्राइसिस है पाकिस्तान में और उसका वे फॉरवर्ड। सिलेबस ब्रेकडाउन देख लेते हैं। सो पहला जो चैप्टर है, अगर मैं आप लोगों को वैसे भी थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंस भी बता दूं कि कौन से चैप्टर्स आपने फोकस में रखने हैं, करने हमने सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस भी करना होता है। अगर एक क्वेश्चन, एक जो चैप्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो और उसमें से क्वेश्चन भी एक ही बनता है, तो आपने 100% उसको नहीं देना अपना टाइम, बाकी उन पोर्शंस को दें जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट है ना, कि एनवायरमेंटल साइंस का जो कंसेप्ट है, एनवायरमेंटल थॉट, इन्वायरमेंट के बारे में बात करना कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये उस पे है, मूवमेंट चली डिफरेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, इन इम्पोर्टेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, ये सब चीज़ें कब से आगाज हुआ इनका। तो ये वो है। और ये जो हमारी, आप देखते हैं यूनाइटेड नेशंस के वो हैं, रियो समिट कब हुआ, यूनाइटेड नेशंस के जो डिफरेंट है, UNFCCC का जो फ्रेमवर्क है, तो आप समझ लें। और फिर आप लोग एक और भी नाम सुनते हैं SDG का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर के पेपर में ही, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोग ऐसे के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि मतलब ये नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ठीक है, वेल बीइंग के लिए काम करना है। तो सारे 17 गोल्स हैं ना, ये नाम तो आप लोग फेमिलियर होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से। तो ये कब इनकी कॉन्फ्रेंसेस हुई, ये है हिस्ट्री में, और कोई चीज़ नहीं है इसमें से, एक या दो क्वेश्चन बनते हैं बस। और ये भी वो तब हम करते हैं जब हम थोड़ी बाकी चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा जेनेरिक सा क्वेश्चन बनता है। जेनेरिक इन अ सेंस कि अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसके लिए भी यूनाइटेड नेशन के क्या स्टेप्स हैं, इसके लिए भी क्या स्टेप्स हैं, ये हम कर रहे हैं ना, इनके कॉजेज कर रहे हैं, इम्पैक्ट्स कर रहे हैं, इनके चैलेंजेस कर रहे हैं। तो आगे ये जो फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत आसान होगी, खुद से लिखने वाले यहाँ पे चीजें होती हैं, ठीक है। अगेन मैंने आपको कहा कि मैंने तो अपनी तैयारी में इस चैप्टर को हमेशा स्किप किया था, और इससे एक ही क्वेश्चन आता था हर साल, वो भी कंसिस्टेंसी से नहीं। तो इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, अगर आप लोग यहाँ से बस एक या दो क्वेश्चन तैयार कर लें, आप सेफ हैं यहाँ पे। जो इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर बनता है यहाँ पे, ये बनता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज। यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कहते किसको हैं। मतलब अगर मैं आपसे भी पूछूं अभी, वन लाइनर में मुझे बताइएगा, पार्टिसिपेट करें प्लीज, कि आपके जहन में क्या आता है कि कौन सी जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होगी। हाँ जी आयशा, ये आपके सामने ही मैंने आपको पेपर दिखाया है, ट्रीज वाली डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगी, ठीक है। आप यू आर फ्री एंड ओपन, मतलब आप लोग बिला
हेजिटेट हुए अपना ओपिनियन शेयर करें। स्कोरिंग ट्रेंड, उमर शाहिद आपने पूछा हुआ है। स्कोरिंग ट्रेंड मैंने यही बताया अभी आपको कि इसमें इजीली जो स्कोर है वो 60+ आ जाता है कि एवरेज कैंडिडेट का भी। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से उसको करेंगे तो आप 80+ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपना कंसिस्टेंट बताया कि मेरा 75 है इसमें, तीनों अटेम्प्ट्स में। ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड मीन्स कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट लगा रही हूँ, अब्दुल्ला आपका, आपसे मैं वो करती हूँ, एंड आयशा आपने आंसर दिए। अगर मैं कोई एक थर्मल प्रोजेक्ट लगा रही हूँ, ठीक है, एक इंडस्ट्री ऐसे लगा रही हूँ जो फॉसिल फ्यूल को यूज करके अपनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है, और वो उससे बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड हो रही है चीजें, प्रोडक्शन बहुत अच्छी मेरी जा रही है, ठीक है, प्रोडक्ट्स की। लेकिन वो जो फैक्ट्री है वो धुआं छोड़ रही है एनवायरनमेंट में, ठीक है, उससे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ज्यादा हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है। और उससे मतलब आप एक लेमैन की लैंग्वेज में कह लें कि पोल्यूशन ज्यादा हो रही है। आप मुझे बताएं कि ये जो डेवलपमेंट होगी, कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने की, तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है? क्या ये सस्टेन करेगी लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगी और उसकी ही रेपरकशंस हमारे पाकिस्तान को देखने को मिलेंगे फिर, हेल्थ की फॉर्म में भी हो सकता है। स्मोक आपके सामने एग्जांपल है कि कितने ज्यादा ऑटोमोबाइल्स आ गए हैं, ठीक है, और वो सारे कार्बन फॉसिल फ्यूल्स इन पे चल रहे हैं, और वो पोल्यूट कर रहे हैं। स्मोक जो है वो फिर थोड़ी सी, हमारे पास अक्टूबर नवंबर का मंथ आता है, पंजाब में आप ये ज्यादा देखने को मिलती है, तो स्मोक हो जाती है। तो क्या हम ऐसी डेवलपमेंट को, जो भी हमने इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाए, या फिर जो भी हमने ट्रांसपोर्ट की अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया, तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी, या फिर अगर हम इसकी जगह रिन्यूएबल को यूज करते, या फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करते, तो वो सस्टेनेबल होता? अभी सी पैक का भी आपने नाम सुना हुआ है, तो सी पैक 1.0 में क्या था, 2.0 में क्या है, क्या वो ग्रीन उसकी तरफ जा रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। सो ये सब चीजें होती हैं कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है, कोई भी डेवलपमेंट करनी है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, ठीक है, चाहे वो कोई इन्वायरमेंट की डेवलपमेंट हो, तो वो नॉट ऑन एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो इन्वायरमेंट उससे मुतासिर ना हो, तब हम उस डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। अब क्यों ये शिफ्ट होते जा रहे हैं रीन्यूएबल की तरफ, कंट्रीज जो हैं वो रीन्यूएबल की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में उनको उनको फायदा मिले, क्लाइमेट चेंज कम से कम हो। तो ये इस टेक्निक को पता है क्या कहते हैं, कम करने वाली टेक्निक को मैं आपको उसके लिए भी बता देती हूँ। बच्चे जो है ना, हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवा रहे होते हैं, तो हम टेस्ट देते हैं। तो एक मेरा क्वेश्चन होता है उनसे। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है मेरा वहां से उनसे कि क्लाइमेट चेंज की एडेप्टेशन और मिटिगेशन टेक्निक्स बताएं। ये मैं पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर का क्वेश्चन बता रही हूँ। तो बच्चों ने ना मिक्स करके लिखा होता है कि एडेप्टेशन और मिटिगेशन। तो आप लोगों के लिए एडेप्टेशन एक अलग चीज है, मिटिगेशन अलग है। मिटिगेशन होते हैं इन चीज को कम करना, कर्ब करना, ठीक है, मिटिगेट के ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको ही हमने रूट लेवल पे कम करना है, क्योंकि हर जो कार्बन है ना, वो आप कह लें ग्रीन हाउस गैसेस, हम पढ़ेंगे आगे कि 6 टाइप्स हैं उसमें, और ज्यादातर जो सबसे जो मेजर रोल होता है ग्रीन हाउस गैस का, वो CO2 का होता है, उसके बाद मीथेन का होता है, ठीक है। CO2 जो है वो 70 to 80% है हमारे पास। हमने बात हम सबसे पहले इसी की करते हैं कि हमने फॉसिल फ्यूल बर्निंग या थर्मल एनर्जी को हमने रिड्यूस करना है, हम आएंगे रिन्यूएबल की तरफ, ठीक है। तो हर जो चीज जिसमें कार्बन यूज हो रही है, तो हमने कार्बन फुटप्रिंट, एक अच्छा वर्ड जो वैसे भी आजकल करंट अफेयर के लिए भी यूज आप कर सकते हैं आराम से। ये एक ये ऐसा वर्ड नहीं है कि आपको इन्वायरमेंटल साइंस आती होगी तो आप यूज करेंगे, वैसे भी ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट हमने रिड्यूस करना है हर चीज का, चाहे वो कोई सिंथेटिक चीज हम बना रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स खुद हैं, ठीक है, किसी भी कोई भी हमारी एक्टिविटी होगी, हमने कार्बन जो है वो कम से कम प्रोड्यूस करनी है। और उसके लिए हम कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, तो जो जो कार्बन हम रिलीज करें डिफरेंट एक्टिविटीज से,
तो वो जो ट्रीज हैं यहाँ पे वो उसको अपने अंदर स्टोर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, और ट्रीज को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रीज जो है यहाँ पे सिंक का काम करते हैं। सिंक मीन्स कि यहाँ पे आके वो एक चीज एब्जॉर्ब हो जाएगी ना, तो उस चीज को हम सिंक कहते हैं। तो कार्बन सिंक्स का काम करते हैं यहाँ पे ट्रीज। दूसरी चीज होती है एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन वो होती है कि हम फ्लड्स आ रहे हैं ना, तो हमने ऐसे बैरियर्स लगा लिए, हमने डैम्स बना लिए, अडेप्ट कर रहे हैं हम। एक चीज हो रही है, एक फिनोमिना हो रहा है, लेकिन हमने उसके साथ अडेप्ट कैसे करना है कि कम से कम नुकसान हो। तो एडेप्टेशन टेक्निक इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर हम कहते हैं कि हम स्पोन सिटी रिवर प्रोग्राम का नाम आपने सुना है, नेदरलैंड का आपने प्रोजेक्ट सुना है क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन के लिए, ठीक है, रूम फॉर रिवर। तो ये सब चीजें क्या आती हैं, सॉरी, एडेप्टेशन में आती हैं ये चीजें, ठीक है। डैम्स बना लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कर ली। लेकिन मिटिगेशन के आप क्लाइमेट चेंज होने ही ना दो या कम से कम होने दो बहुत, तो वो आता है कि आपने वो चीजें करनी है, वो एक्टिविटीज जो कार्बन को कम से कम प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। इस सब में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज क्या हैं, कौन सी फिर चैलेंजेस हम देखते हैं कि हमें जो ये हासिल नहीं करने देते। तो हम कुछ कंट्रीज को देखते हैं जो पॉवर्टी का शिकार होती हैं। अब देखें, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि रीन्यूएबल की तरफ चले जाएं हम, ठीक है। आप लोग देखें, लिंक किया करें इस तरह। ये एक नॉर्मली भी आपका एक सीएसएस का ना, बीइंग अ सीएसएस स्टूडेंट, तो आपका ना डिफरेंट चीज़ों पे मुशाहिदा होना चाहिए। अभी मैंने आपसे एक बात की कि हम रीन्यूएबल की तरफ चले जाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी है पाकिस्तान की, 2030 तक हमने 60% या 30% तक इसको अचीव करना है। तो आपके जहन में आएगा ना कि हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, और कितनी महंगी होती हैं ये गाड़ियां, ठीक है। और जबकि हमारे जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी बिलो, जो पॉवर्टी लाइन पे 40% तक रह रहे हैं। जहन में आई ना ये चीज, ये इश्यू आपके जहन में आ गया, ये हर्डल है। तो एक डेवलपिंग कंट्री जो इतना डेवलप्ड नहीं है वो कैसे रिन्यूएबल की तरफ जाएगा। या हाइड्रो पावर G7 कंट्रीज में है, तो वो पाकिस्तान उसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये चैलेंज है। तो ये चैलेंज हम क्या कहते हैं, चैलेंज है हमारे पास इसमें पॉवर्टी की सूरत में, या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इतनी जल्दी अचीव नहीं कर पा रहे। दूसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन जो स्ट्रेन है हमारे पास, ठीक है, ज्यादा ओवर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के मसाइल हल करते हुए इकोनॉमी dwindled हो रही है हमारी उस तरह से, तो हम कैसे क्लाइमेट चेंज पे उस तरह से जल एक्शंस नहीं ले सकते, ठीक है। ज्यादा पॉपुलेशन को सर्व करना, केटर करना एक वैसे ही हर्डल होता है। तो ये दो चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फिर फूड सिक्योरिटी का चैलेंज है। या आप लोग सीएसएस करंट अफेयर एंड एसए में भी तैयार करते हैं, फूड इनसिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। पीएमएस में इस पे भी, ऐसे भी आया है। तो ये कुछ होते हैं कि ये रुकावटें हैं हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अटेन करने में। थर्ड हमारे पास आता है टॉपिक इंटरडिसिप्लिन नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। और इसमें हम एनवायरमेंटल साइंस को डिफरेंट एस्पेक्ट से कवर करते हैं। मींस के बायोटेक्नोलॉजी के साथ एनवायरमेंटल साइंस का क्या रिलेशन है। एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि हमने, आपने सुना होगा स्मोक, एंटी स्मोक गन्स का सुना होगा ना नाम आपने, जो पंजाब ने लॉन्च की थी लास्ट ईयर, एंटी स्मोक गन्स। तो हम कह सकते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी को, चले यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी यूज हो गई। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक बायोटेक्नोलॉजी की। आप कोई कंपोस्ट यूज करते हैं, ठीक है, जमीन को उसमें से पोल्यूटेंट्स निकालने के लिए जो हार्मफुल हैं प्लांट्स वगैरह के लिए। या फिर आप कोई ऐसा बायोगैस यूज कर रहे हैं, ठीक है, बायोगैस। तो बायोगैस क्या है, रिन्यूएबल है, ठीक है। आपकी वो फॉसिल फ्यूल को ये रिप्लेस कर रही है। और ये आपने, बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपने एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की और उससे आप फायदा ले रहे हैं। तो इन्वायरमेंट उसका, इन्वायरमेंट का उस पर नुकसान तो नहीं होगा ना, फायदा होगा ना। तो इन्वायरमेंट को हमने बायोटेक्नोलॉजी से इस तरह किया। फिर दूसरा, जीएमओज का भी मैंने एग्जांपल दी थी कि हमने बीटी कॉटन का, अगर आपने कोई फेमिलियर हो, कॉटन में एक डिजीज आई, तो उसको रेजिस्टेंट बनाया ये वाला बैक्टीरिया इंसर्ट करके। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एक ऑर्गेनिज्म बन गया। फिर आप लोगों ने, किसी ना किसी ने गोल्डन राइस का सुना होगा, ठीक है, कभी सुना हो किसी ने गोल्डन राइस। तो ये गोल्डन राइस की प्रोडक्शन है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से की गई। फ्लेवर सेवर टमाटो है, ठीक है। फिर काफी कंट्रीज में विटामिन
ए की डेफिशिएंसी थी, उसको ट्रीट किया गया। तो इस तरह से कैसे फूड प्रोडक्शन को कंट्रोल किया गया और कैसे हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। फिर इसी तरह से और इसमें डिसिप्लिन्स आते हैं कि केमिस्ट्री किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ लिंक है। तो आप देखेंगे, आप क्लोरीनेशन करते हैं वाटर की, डिसइंफेक्ट बनाते हैं वाटर को, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, तो ये हम केमिस्ट्री का ही यूज करें ना उसमें, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। चलो, एक सेकेंड दीजिएगा क्लास। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आ गया। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स की पॉल्यूशन आ जाती है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 2025 में भी यहाँ पे उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस पूछ लिए और वो पूछ लिए, कॉजेज पूछ लिए वाटर पोल्यूशन के। ठीक है, एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन के। तो एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, फिर हमारे पास सॉइल या लैंड पोल्यूशन कहते हैं वो क्या है, थर्मल पोल्यूशन क्या है, इसमें ये चीजें आती हैं। और फिर वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड यूट्रोफिकेशन एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है उसको। जरा सा कंसेप्ट के पोल्यूशन वाटर में जाके क्या फिनोमिना करती है, ये वो चीजें हैं, ठीक है। इनके कॉजेज, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस पे बात करती की जाती है। सॉइल पोल्यूशन से रिलेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बात की जाती है, जो कि आप लोगों का जीएसए में भी है, ठीक है। जीएसए में भी आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में हम ज्यादातर जो दो चीजें मेजर करते हैं, एडेप्टेशन क्लाइमेट चेंज के, एक तो कॉजेस, ठीक है। बल्कि सबसे पहले अगर आपके पास ऐसे भी आप तैयार करते हैं कुछ कि हम कहते हैं इस क्लाइमेट चेंज रियल, ये आप लोगों ने ड्यूरिंग प्रेपरेशन इसको किया होगा या फिर करेंगे जब क्लाइमेट चेंज को करेंगे। तो सबसे पहले आप मैनिफेस्टेशंस लिखते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस क्या है क्लाइमेट चेंज की, जब आप इसकी हाँ में लिख रहे हैं तो इस क्लाइमेट चेंज रियल, तो आप लिखेंगे कि हाँ रियल है। तो कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, किन किन बेसिस पे हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज वाकई होता है। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे जैसे आप कह लें कि अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हो रही हैं, ठीक है। फिर आप कह लें कि जो सरफेस लेवल, जो सी सरफेस सी वाटर लेवल है वो राइज हुआ है, ठीक है। फिर जो सरफेस टेम्परेचर है, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री राइज हुआ है। सो ये सब चीजें इंडिकेटर्स हैं जो कि शो करती हैं। फिर दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो 0.03 से अब 0.04 हो गया है, ठीक है। बेशक ये डेकेड्स में हुआ है, लेकिन इतना माइनर सा भी जो चेंज है वो हमारे इन्वायरमेंट को इस तरह से एक्सपोनेंशियल लेवल पर अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। देन इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, जो मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान का जो एक्ट कौन सा इन्वायरमेंट रिलेटेड, पेपा जो एक्ट है, ठीक है। और दूसरा, हम कैसे जो हमारी पॉलिसीज हैं, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी, सैनिटेशन पॉलिसी, ये इस तरह की चीज़ें इसमें गवर्नेंस वाली में आती हैं। फिर ग्लोबल इनिशिएटिव्स, दुनिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कुछ एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आप लोग हर साल सुनते हैं कि क्लाइमेट रिलेटेड एक एक इनिशिएटिव पे कॉन्फ्रेंस होती है, क्या कहते हैं उसको? तो कोप, हाँ। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो ये जैसे ये यूएनएफसीसी का ही है, यूनाइटेड नेशंस का। और यूनाइटेड नेशन की साइनेटरी ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज, ठीक है। तो कोप हो रही, अब कोप 31 है। अब आप लोगों ने एमपीटी के लिए भी इसका वेन्यू, इसका थीम और इसके डेट्स याद कर लेनी है, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए भी याद कर लेनी है, 30 की भी याद कर लेनी है, क्योंकि ये 2-3 इयर्स का करंट अफेयर आपसे पूछ रहे होते हैं। मतलब इन चीजों में ना, सब में नहीं, लेकिन जो इनिशिएटिव्स हो चुके या होने हैं, ये आपसे 30 वाला भी पूछ सकते हैं। 30 वाली जो हुई थी वो यहाँ ब्राजील में हुई थी, ठीक है। और
31 जो है वो हो रही है टर्की में। तो अभी आप लोग ये कर लें याद, वेन्यू 31 जो है वो टर्की में होगी और ये नवंबर में होगी। तो एग्जैक्ट डेट्स भी कर लें, क्योंकि करंट अफेयर में भी एग्जैक्ट डेट्स की वो जो टाइम फ्रेम होता है ना कि 10 नवंबर से 21 नवंबर तक होगी, तो ये वाली भी पूछते हैं। फिर इसका ये भी पूछते हैं कि किस वेन्यू, तो बहुत बार आता है वेन्यू का क्वेश्चन ना, ठीक है, किसने होस्ट किया इसको। तो ये चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं जो कि आपके जीएसए में भी आप करते हैं, मॉन्ट्रियल और कयोटो। तो कयोटो जो है वो हमने किया जिस तरह से CO2 की एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए, और मॉन्ट्रियल किया था ओजोन की प्रोटेक्शन के लिए, ओजोन लेयर की डिप्लीशन को बचाने के लिए ओजोन लेयर को, मॉन्ट्रियल है। तो ये आप जीएसए में भी कवर करते हैं। फिर जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग होता है, तो वहां पे भी जीएसए में भी आपका ये टॉपिक है, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स यहाँ से पढ़ते हैं। फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो वो टॉपिक मैंने बताया, और इसी तरह से इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। तो ये सब चीजें जो मैंने कंबाइन करके बता दी, इन चैप्टर्स में हमने ये चीजें करनी होती हैं। 1 2 3 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस हम करते होते हैं तैयार, कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी। ठीक है, पैटर्न आपका आपके सामने है कि ये ऑब्जेक्टिव आएगा 20 मार्क्स का, 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है, और इसमें से 7 क्वेश्चन हो, इसमें से 4 आपने करने होते हैं। पार्ट्स में पहले आते होते थे कि बहुत ज्यादा पार्ट्स में आते थे, लेकिन अब 2020 से ऑनवर्ड्स हम देखते हैं तो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, वो ही सिर्फ पार्ट्स में आया होता है। जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, इसमें से 2 पे नोट लिखें, ठीक है। अब यहाँ से इन्वायरमेंटल गवर्नेंस से ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है पाकिस्तान का, उसके बताएं। तो उसमें क्या होगा, जितनी भी इन्वायरमेंट रिलेटेड पॉलिसीज हैं कि ये फॉरेस्टेशन करनी है, वेटलैंड्स को प्रिजर्व करना, वेटलैंड्स का बढ़ाना है, क्लाइमेट को इस तरह कंट्रोल करना है, तो ये सारी पॉलिसीज इसमें आती है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का कंसेप्ट सारा। फिर हमारे पास है क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। तो जैसे मैंने अभी आपको करंट अफेयर का भी क्वेश्चन दिखाया, और करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर में पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वहां से क्लाइमेट चेंज से है। फिर पोल्यूशन से देखें, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड हैबिटेट लॉस ऑन ग्लोबल डाइवर्सिटी। पोल्यूशन होगी तो वो एनिमल और प्लांट लाइफ को, जो ग्लोबल डाइवर्सिटी और उनके हैबिटेट को किस तरह से इम्पैक्ट करेगी, तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम करेंगे। सस्टेनेबल अप्रोचेस क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो ये भी पोल्यूशन से आया है, ठीक है। ये भी ये भी पोल्यूशन से है क्वेश्चन। मेन कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। और राइट नोट क्योटो प्रोटोकॉल पे लिख दें, एनवायरमेंटल ग्लोबल इनिशिएटिव से, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। और ये जो मैंने कहा था कि पॉलिसीज हैं, इसमें रूल्स हैं कि सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए, आप मतलब कोई वर्कर्स हैं तो उनकी हेल्थ के लिए कौन से पॉलिसी मेजर्स होने चाहिए उन, जैसे हम SOPs की नहीं बात करते उसी तरह से, कि मास्क वेयर करें या इस तरह की चीजें, जो सेफ गार्ड या जो भी मेजर्स हमने लेने होते हैं वो है। ये नोट की फॉर्म में 10 मार्क्स का आता है, इसको हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार भी नहीं करना होता। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, ये आपका जीएसए में भी आता है, क्वेश्चन आया हुआ है जीएसए में, या इसको हम कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो एनवायरनमेंट अगर खराब होगा, अब बारिशें ज्यादा हैं तो आप देखें कि फूड प्रोडक्शन पे किस तरह से वो आ रही है, या हीट ज्यादा है तो कैसे वो कर रहा है। तो आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान भी पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों राइज नहीं हुआ, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाली ही आप समझ लें कि वो वाले आप पार्ट यहाँ पे करते होते हैं। सो ये है कुछ क्वेश्चंस, इस तरह से मैं भी आपको बता देती हूँ जो आपको समझ आएंगे, अभी आसान है, आसान सारे ही हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा व्हाट इज मेंट बाय स्मोक, तो स्मोक को करने के लिए पंजाब ने क्या उसमें रोल प्ले किया, ये भी हम कवर करते हैं। मेन कॉजेज क्या है स्मोक के पंजाब में, तो ये पोल्यूशन वाले चैप्टर से है, ठीक है। फिर एलैबोरेट द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज से
ड्राइवर्स या इंडिकेटर्स बताएं क्लाइमेट चेंज के। नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बताएं क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन है। फिर ये गवर्नेंस वाले से आए हुए हैं, और ये नोट लिखने को आए हुए हैं। ये अब इस तरह से इतने पार्ट्स में नहीं आते क्वेश्चंस, ठीक है। अभी जो पैटर्न आ रहा है ना, तो ये ईयर कौन सा है यहाँ पे, ईयर नहीं यहाँ पे शो हो रहा, लेकिन इसमें भी पार्ट्स में नहीं है, लास्ट वाला ही पार्ट्स में है। तो ये 2020 के बाद वाला पेपर है, या 2020 का होगा या बाद वाला होगा उससे। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 से वो जो मैं कह रही थी कि इंटरडिसिप्लिन नेचर है, रिस्क एनालिसिस। तो रिस्क अगर मतलब ये आपको सिंपल टर्म में बताऊं, तो अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगी, पॉल्यूटेंट ज्यादा होगा, कोई स्ट्रेस ज्यादा होगा इन्वायरमेंट में, तो किस किस चीजों को रिस्क हो सकता है। जैसे अगर एयर पॉल्यूटेंट ज्यादा है तो स्मोक का रिस्क है। तो रिस्क एनालिसिस, हम रिस्क को उसका एनालिसिस किस तरह से करते हैं। तो ये कुछ वो चीजें हैं, आसान टॉपिक है ये। हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग एंड इंक्रीजिंग यूज ऑफ जीएमओज हेल्प अस टू डील डील विद इंक्रीजिंग फूड डिमांड्स। हाँ, याद आ गया है मुझे क्वेश्चन। ये है, अच्छा ये क्वेश्चन ना CSS 2025 में भी आया हुआ है, नहीं 2025 का पेपर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये अब आप क्वेश्चन देखें, CSS 2026 का करंट अफेयर का क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया था, नोट वाला, वो यही तो है एक किस्म का। ठीक है, जीएमओज का उन्होंने पूछा हुआ है, प्रोज एंड कॉन्स ऑन फूड प्रोडक्शन ऑफ जीएमओज। हाउ विल यू डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। ठीक है, एक्सप्लेन फिनोमिना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज, कौन सी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो जो 6, उनमें से सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है, कौन से इसके हमें वे फॉरवर्ड लेना चाहिए कि हम इसको कम कर दें। ठीक है, तो वही एडेप्टेशन मिटिगेशन, तो मिटिगेशन वाला पार्ट है ये क्लाइमेट चेंज का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल से है। यूट्रोफिकेशन, तो ये एयर सॉरी वाटर पोल्यूशन से है ये टॉपिक में। ठीक है, कि अगर हमारे पास पोल्यूटेंट ज्यादा हो जाए ना पानी में, तो एलजी ज्यादा ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो एलजी ब्लूम जब होता है ना, एल्गल ब्लूम, जब एलजी बहुत ज्यादा ग्रो करगी, तो वहां पे जो प्लांट लाइफ है, किसमें, पानी में, पानी में जो प्लांट लाइफ है और जो फिश हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि सारी जो ऑक्सीजन है वो एलजी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एलजी को अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो प्लांट लाइफ और फिश लाइफ एकदम से यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और ये क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, फिश किल हो जाता है। ठीक है, और फिर थोड़े अरसे बाद एलजी को ऑक्सीजन कहीं और से मिल नहीं रही होती, तो ये एलजी भी इसकी भी डेथ हो जाती है। और ये फिनोमिना, इस फिनोमिना को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, सिंपलर टर्म में मैंने आपको बताया। तो टर्म बेशक ऐसी है, लेकिन कंसेप्ट बहुत आसान से है, और ये इंपॉर्टेंट रिपीटेड इनका क्वेश्चन होता है यूट्रोफिकेशन का। ठीक है, नेचुरल पोल्यूशन, नेचुरल पोल्यूटेंट से, और कल्चरल का मतलब मैन मेड एक्टिविटीज या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से जो चीजें हो रही होती हैं। सो जीआईएस क्या है, ई वेस्ट क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इस पे नोट लिखने को उन्होंने कहा। और कैरिंग कैपेसिटी होता है कि हमारे प्लेनेट में कितनी कैपेसिटी है कि वो कैरी कर सके ये सब चीजें जो हम इतनी पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि कोई भी ऑप्शन है चाहे आपका, यहाँ पे बिलखुसूस हम एनवायरमेंटल साइंस की बात कर लेते हैं। तो एक तो आपने कभी भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना। ठीक है, ये मैं आप लोग सब सब्जेक्ट्स के लिए बता रही हूँ, कंपल्सरीज हैं चाहे आपके ऑप्शन हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिटर्न में अच्छा स्कोर है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा ना, आप उसको कोशिश करें अटेम्प्ट करने की। ठीक है, और बाज कैंडिडेट्स पता क्या करते हैं, आप लोग 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेंगे, तीसरा बहुत, एक सवाल पूरे का पूरा छोड़ देते हैं, कि हमें ना शायद वहां से मैक्स, ये नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स हमें कहीं और से मिल जाए, और हम फोर्थ क्वेश्चन को हमें शायद हम कैसे करेंगे, फियर जो होता है ना अटेम्प्ट करने का। तो आप लोगों ने कोशिश लाजमी करनी है, चाहे आप इस पे 4 पेज लिखें, 5 लिखें, लेकिन करना है अटेम्प्ट। ठीक है, एग्जामिनर को ये मार्जिन दिया करें, वो आपको फेल ना करे। फिर कोई भी सब्जेक्ट है, आपका एमसीक्यूज पोर्शन अच्छे से कवर है, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली वहां पे इंक्रीज करेगा। तो आपके ऑप्शंस में 18 to 19 एमसीक्यूज ठीक होने चाहिए। तो इतनी आपने तैयारी करनी होती है, और इसको साथ साथ ही तैयार करना होता है।
ये नहीं कि हमें एंड पे टाइम मिल जाएगा, हम 1 या 15 डेज लगा के सारे ऑप्शनल्स के कर लेंगे, ऐसा नहीं टाइम आता कभी भी। तो ये साथ साथ ही किया करें। फिर डायग्राम्स, तो इसमें ये है कि हर क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चंस में आप बना देंगे, सोलर वाला जो क्वेश्चन है, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो सोलर प्लेट्स जैसे बना दी। कुछ आपने कुछ फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दे दी, कुछ फ्लो चार्ट की फॉर्म में दे दी, इस तरह की चीजें आपने करनी है। ये नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपने डायग्राम प्रॉपर बनानी है यहाँ पे। ठीक है, केस स्टडीज आप डालें स्पेशली पाकिस्तान रिलेटेड, ये हर सब्जेक्ट के लिए है। इस टाइम पे ना जो कंपटीशन है और जो बच्चे लिख कर आते हैं, तो आप लोगों ने उनको compete करना है। compete तभी करेंगे जब आपका पेपर भी स्टैंड आउट करेगा। तो हर क्वेश्चन में स्टैट जो पॉसिबल आपको रिटेन हो सकता है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, और फिर आपका जो एनर्जी मिक्स है वो पता होना चाहिए। फिर पाकिस्तान का जो क्लाइमेट चेंज इंडेक्स फैक्टर है वो पता होना चाहिए। पॉवर्टी में पाकिस्तान कहाँ लाई करते हैं, ये ऐसे स्टैट हैं जो आपके सारे सब्जेक्ट्स और स्पेशली एसए में यूज होते हैं। ठीक है, तो इनको अलग से भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी काफी जगह काम आते हैं, यूनिवर्सल स्टैट्स होते हैं। तो ये चीजें हो गई। फिर टेक्निकल टर्म्स एंड लोकल डाटा, मैंने जैसे आपको टेक्निकल टर्म्स का बताया कि जैसे मैंने रिफोरेस्टेशन का बताया कि प्लांटेशन की जगह मैन मेड एक्टिविटीज हैं, तो आप लिखें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रो का मतलब मैन, एंथ्रोपोजेनिक तो मैन मेड, या जो इंसानी अवामिल से जो एक्टिविटीज की जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फिर कोई और वर्ड जैसे सॉइल के लिए हम यूज करते हैं, हमने सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो हम रीप्लेनिश का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, बाकी इतनी ज्यादा वो नहीं है कि कोई बायो की टर्म्स हैं, ऐसी वाली चीजें नहीं है। ये आप कोर्स जब पढ़ेंगे तब भी आपको कवर हो जाएगा। फिर लेटेस्ट जो एग्रीमेंट्स होते हैं जैसे कोप होती हैं, तो ये आपने अपडेटेड चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है, जनरल जेनेरिक नहीं आपने कोई भी चीज लिखनी, मीन्स के या तो उसका कंसेप्ट सही से बताएं। अब वाटर पोल्यूशन, देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज बिहाइंड दी वाटर पोल्यूशन, और बस इतना लिख दिया तो ये जेनेरिक हुआ ना, आपने 2-3 अच्छे कॉजेज उसके बताने हैं। ठीक है, सो ये चीज होती है। आप लोग अगर जेनेरिक लिख कर आएंगे इन्वायरमेंटल साइंस को, उसमें साइंस बेस्ड चीजें नहीं लिखेंगे, तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, फिर डायग्राम या केस स्टडीज को आप मिस करेंगे, ये इम्पैक्ट होगा आपके पेपर में। ठीक है, पाकिस्तान स्पेसिफिक एग्जांपल देनी है, वर्ल्ड स्पेसिफिक भी दे सकते हैं, और एमसीक्यू पोर्शन अच्छे से तैयार करना है। सोर्सेज का मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मेरा कोर्स है, एक तो एक अपडेटेड है, दूसरा ये कि आपको इसके साथ बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बुक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड्स हैं, मैं आपको स्लाइड्स अपनी शो भी करवा देती हूँ, जिसमें अगर आप लोगों के ये वाले क्वेश्चंस होंगे। और मोर देन इनफ डेटा है एक 100 मार्क्स के पेपर के लिए। इससे ज्यादा आपको टाइम देना भी नहीं चाहिए एक 100 मार्क्स के पेपर को। आप लोग ज्यादा फोकस किया करें एसे और प्रेसी के पेपर पे। ठीक है, कैंडिडेट्स जो हैं सारे सब्जेक्ट्स पास कर लेते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं, यहाँ पे रह जाते हैं ऐसे में जो कि आपको पास या फेल कराते हैं। ये मेरी एक्स्ट्रा टिप थी आप लोगों के लिए। बाकी जो ड्यू टाइम है, जैसे अब आपने एक सब्जेक्ट के लिए 10 डेज या 15 डेज मुख्तस किए हैं, आपको चाहिए कि आप डेडिकेटेडली उस सब्जेक्ट को 10-15 डेज दे के साइड पे करें, और फिर अपने बाकी सब्जेक्ट की तरफ आए, ताकि आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो आपकी कंपल्सरीज का मिल जाए, जिसमें एसए प्रेसी और फिर जैसे आपको पता है इस्लामियत है वो हिट हो रहा है, तो आपने वहां पे भी थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, करंट अफेयर से भी कुछ लोगों का फियर करंट अफेयर होता है, पाक अफेयर होता है। तो ऑप्शनल्स आसान होते हैं आपके, वैसे भी जो एक एफपीएससी की है ना सारी सिलेबस की, तो ऑप्शनल्स का सिलेबस ऐसा नहीं है कि अगर आपकी डिग्री नहीं है उसमें तो आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है।
ठीक है, फिर दूसरा यही है कि आप लोगों ने रीसेंट जो स्टडीज हैं वो इनकॉर्पोरेट करनी है, और इस कोर्स में ना अलग से एक सर्च करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ से सारा कुछ डेटा मैंने अभी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी अभी हमारा कोर्स एंड हुआ है। 8 अगस्त को सेकंड ग्रैंड वॉक मैंने कंडक्ट करवाया इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट अगस्त को हमारा कंप्लीट हो गया था। सेकंड को मींस के फर्स्ट अगस्त का इनका ग्रैंड मॉक था, फर्स्ट वाला। दो मैंने ग्रैंड मॉक्स यहाँ पे रखे थे अदर देन द टॉपिक वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज भी मैंने 4 टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं और 2 ग्रैंड मॉक्स करवाए हैं। तो मतलब अभी अभी ये रिसेंटली हमारा कंप्लीट हुआ है, तो मैंने हर चीज अपडेटेड इसमें डाली है, सिवाय एक क्वेश्चन के जो कि हमारे पास कोप का है। ठीक है, कोप का और स्मोक। तो स्मोक वाले में मैंने इसलिए उनको नहीं करवाया कि अभी जैसे स्मोक आएगी दोबारा, और ये रिसेंट जो स्टडी आएगी, स्टैट आएगी, तो वहां पे आपको ये अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो कोप 31 होगी, जब वो हो जाएगी फिर हम एक एंड पे एक उस पे लेक्चर रख के मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगी। ठीक है, तो अभी आप लोग मुझे आंसर करिएगा कि एक सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने आपको पूरा ये गो थ्रू करवाया है, सिलेबस आउटलाइन। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे होते हैं, आप देखते हैं ना कि सिलेबस आउटलाइन क्या है उसकी, आपके कंसेप्ट से वो कितना लाई कर रही है और कितना अलाइन कर रही है। और दूसरा आप देखते हैं कि उसके पास पेपर्स कैसे हैं। तो तीसरी एक चीज ये होती है कि आपका कितनी उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो आप लोग मुझे बताएं कि 2 कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल चेंज क्या होंगे। क्वेश्चंस की लाइन में दिखा देती हूँ आपको, अटेम्प्टेड क्वेश्चन मैंने खोला हुआ है, तो वो मैं दिखा देती हूँ। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, एक्टिविटीज कौन सी? अंजल आपने सही बताया, लेकिन एक्टिविटीज को आप वो करें, स्पेसिफाई। बिल्कुल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, पोल्यूशन, हायर कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, और नेचुरल में आप क्या करेंगे अगर मैं आपसे यही चीज पूछ लूं कि नेचुरल एक्टिविटीज में एनवायरमेंटल चेंज किस तरह से हो रहा है? डिफ्यूजन? डिफ्यूजन कैसे आयशा? वाइल्ड फायर्स कह सकते हैं आप लोग, वोल्केनिक इरप्शन कह सकते हैं, एसिड रेन कह सकते हैं। बेशक एसिड रेन जो है वो आप कह लें कि उसमें इम्पैक्ट तो है मैन मेड एक्टिविटीज का। ठीक है, हाँ, अल नीनो, ला नीना। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों को फेमिलियर है ना इतना इससे? ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी करवा रही हूँ। इम्पैक्ट क्या होगा एनवायरमेंटल चेंज का ऑन ह्यूमंस पे, इस पे बताएं। राइज ऑफ सी लेवल, हीट वेव्स, ड्राउट्स आएंगे, फूड इनसिक्योरिटी होगी, क्राइम रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। फ्लड्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स इम्पैक्ट होंगी, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट, अच्छा ह्यूमंस का है तो ह्यूमन सेटलमेंट्स इम्पैक्ट होंगी। अब कोप करने के 3 वेज बताएं। अच्छा, अब वेज बताएं इसके।
रिफोरेस्टेशन है, ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। फोरेस्टेशन नहीं, एफोरेस्टेशन लिखें या रिफोरेस्टेशन? मुझे कौन डिफरेंस बताएगा एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन में? मैम, एफोरेस्टेशन वो होता है जहाँ पे हम शुरू से एक बंजर जमीन पे जंगलात उगाते हैं, और डिफोरेस्टेशन वहां था जहाँ से डिफोरेस्टेशन की होती है, और वहां पे बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दोबारा एक हम नए सिरे से किसी जंगलात को। ऐसी जमीन पे जहां पे पहले कभी भी दरख्त नहीं लगे। तो अच्छा, पाकिस्तान का इसमें कौन सा प्रोजेक्ट है जो काफी फेमस हुआ था, आप लोग सबको वैसे भी पता होगा? 1 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट ऑफ इमरान खान। हाँ जी, बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, और अब वो 100 बिलियन पे चला गया। मेवियाकी इसको प्रोजेक्ट्स कहते हैं। ठीक है। बट मैम 100 तो वो कंसीडर हो गया था कि ये हो नहीं सकता ये। हाँ, लेकिन वो अब जो 100 बिलियन। इनिशिएटिव लिया हुआ है ना। हाँ। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा क्लास, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है? चलें, ठीक हो गया। आप लोगों ने बता दिया, रीन्यूएबल की तरफ हमें मूव करना चाहिए, रिफोरेस्टेशन करनी चाहिए। ठीक है, ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी वही चीज होगी। और मिटिगेशन टेक्निक्स, एडेप्टेशन टेक्निक्स। इसके अलावा किसी का कोई अब क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें। अच्छा, मैं आपको ये भी करवा देती हूँ। आप लोगों ने लेंथ पूछी है। अभी जैसे अब आपका क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, ये 10 मार्क्स का है। फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर लिखें और एक्सप्लेन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। 10 मार्क्स के लिए तो 4 to 5 पेजेस आपके पास इनफ हैं। लेकिन कोई लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्जामिन द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, डिस्कस इस इट्स पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव मॉडल टू प्रोएक्टिव। मींस के ये नहीं कि पाकिस्तान जब फ्लड्स आ जाएं तभी अपना वो करे। उसको चाहिए कि पहले से ही ऐसे इकदामात ले, ठीक है? और इसके क्या स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं जो कि इसकी राह में रुकावट हाइल करते हैं, ठीक है? तो ये 8 पेजेस इनफ होते हैं, 7 to 8, अगर आपने सही सारी आंसर को कर दिया है। लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 9 पेजेस पे ऑप्शनल्स में थोड़ा ज्यादा लिख सकते हैं, और लिखना चाहिए भी, ठीक है? कंपल्सरी में 6 to 7 पेजेस पे भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन ऑप्शनल्स के लिए टिप है, सबके लिए, सब सब्जेक्ट्स के लिए, तो कि आप लोग 8 to 9 लिखा करें, क्योंकि कैंडिडेट्स इतना लिखते हैं।
ठीक है, बाकी इसका तरीका वही है, ये नहीं है कि जीएसए में जैसे आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखते तो आपने यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पे इंट्रोडक्शन एज इट इज ही होगा जैसे आप बाकी क्वेश्चन का लिखते हैं। ठीक है, फिर ये आपको यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए एमसीक्यूज बैंक भी है। ये 200 एमसीक्यूज हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के भी हैं और वैसे भी हैं न्यू। ठीक है, तो ये भी जो प्रीवियस 2026 का पेपर था, तो काफी स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि काफी क्वेश्चन एमसीक्यूज यहाँ से आ गए थे। ये मैंने स्टैट्स कुछ इकट्ठी की थी हर टॉपिक के लिए ना, जहां जहां पे आपको जरूरत पड़ सकती है, तो ये अलग से भी स्टैट है, बाकी मेरे लेक्चर्स में भी अवेलेबल है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था सीएस 2025 का। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस बताएं और उनके क्या इन्वायरमेंटल चैलेंजेस उनकी वजह से हमें देखने को मिले, और लेसन्स बताएं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको किस तरह से करना है, मतलब ये एक नोट्स की फॉर्म में है, इस तरह से अटेम्प्टेड क्वेश्चन। ठीक है, बाकी मैं आपको, अच्छा मैं आपको एक और चीज भी बता देती हूँ इसमें। मैम जो जनरल नोट्स है वो भी कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, जिस तरह इस ये जो क्वेश्चन है इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स होंगे? मैं आपको ना दिखा देती हूँ, मेरी मेरी ना स्लाइड्स कम्प्रिहेंसिव हैं। स्लाइड्स भी मैंने, असल में मैंने वर्ड पे नहीं बनाए थे, मुझे स्लाइड्स पे बनाना ज़्यादा अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोगों को एक तो स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जैसे अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, सारे लेक्चर्स हैं। ठीक है, इसमें बहुत सी और भी फाइल्स भी होती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट 1। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसके इश्यूज क्या हैं, ये सिंपल टॉपिक है। इंट्रोडक्शन एनवायरनमेंट का ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में आ गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, ये एक एनवायरनमेंट गोल कैसे है, ये फ्लो चार्ट। प्रिंसिपल्स क्या हैं, होलिस्टिक अप्रोच कैसे है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंपोनेंट्स, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या है। ठीक है, उस पे सारा, मतलब इलेबोरेटिव है, कहीं से भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मेजर्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये मेजर्स आते हैं नंबर 1 पे, टेक्नोलॉजी हम किस तरह की यूज करनी है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस इश्यूज क्या होते हैं, ये एक, हमने एक इशू पॉपुलेशन वाला किया, पॉपुलेशन किस तरह से है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से, इम्पैक्ट्स हैं पॉपुलेशन के, इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एनवायरनमेंट, फूड सप्लाई पे क्या है, फिर उसका स्टैट है, वाटर पे कैसे है, वाटर का यहाँ पे स्टैट दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्लाइमेट चेंज पे कैसे इम्पैक्ट, बायोडाइवर्सिटी पे कैसे है, क्लाइमेट चेंज की केस स्टडी इस तरह से ये। ठीक है, पाकिस्तान के जो फ्लड्स थे 2022 के, 2025 के भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पे चैप्टर में है 2025 का। ठीक है, वेस्ट जनरेशन पे कैसे, तो हर पॉइंट को एक्सप्लेन इस तरह से किया हुआ है। पॉवर्टी का है तो पॉवर्टी चैलेंज है, तो पॉवर्टी कैसे इम्पैक्ट कर रही है एनवायरनमेंट को, और इन्वायरमेंट कैसे इम्पैक्ट कर रही है पॉवर्टी को। तो ये एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन था, और उसका ये पूरा आंसर की फॉर्म में उसकी ये स्लाइड्स थी। ठीक है, फिर अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट 2 देखें, तो बायोडाइवर्सिटी का है पहले पार्ट। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है, जितना भी वो
एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, उस क्वेश्चन की फॉर्म में आपके पास ये सारी स्लाइड्स हैं, जितने भी एंगल्स उसके हैं। नीड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को क्यों प्रिजर्व करना चाहिए हमें, ठीक है। एलिमेंट्स क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन 3 लेवल्स पे क्या होती है, इसका फ्लो चार्ट। देन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। इस पे मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को, क्लाइमेट स्टेबिलिटी, मेडिसिनल वैल्यू, रिक्रिएशनल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू। ये वैल्यूज एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑप्शनल, इंस्ट्रूमेंटल, इंट्रिंसिक। तो आप देख रहे हैं कि मैंने सारा ही बहुत इलेबोरेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसी स्लाइड नहीं है मेरी कि 10-20 स्लाइड्स होंगे, आप लोग थोड़ा घबरा भी जाएंगे, मतलब इनफ मटेरियल है स्लाइड्स में, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन था और पूरे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे किया हुआ है कंप्लीट। फिर इसी तरह रिन्यूएबल का है। ये एनर्जी सिक्योरिटी इसमें हम कवर कर रहे हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। एनर्जी सिक्योरिटी क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम किन किन चीज़ों पे हम बात करते हैं, कैसे अचीव करनी है। ये 3 मेन एरियाज होते हैं अचीव करने के। सिस्टम्स क्या क्या होंगे, रीन्यूएबल, ये सब अब इन सब को एक्सप्लेन किया हुआ है। जियोथर्मल क्या है, जियोथर्मल के स्टैट, सोलर एनर्जी क्या है उसका स्टैट, टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के स्टैटिस्टिक्स, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी पाकिस्तान में ये घारो केती बंदर वाला झिम्पीर मेट्रो पार, विंड पार, किस तरह से उसकी वो डायग्राम। हाइड्रो पार, तो हाइड्रो पार का स्टैट और वो इम्पोर्टेंस। इसी तरह से बायोमैस की, तो बायोगैस जनरेशन, इस पे क्वेश्चन आता है इसलिए इसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। कंपोजिशन क्या होती है इसकी, सोर्सेज क्या हैं, इसका प्रोसेस क्या है, ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन हुआ हुआ है। फ्लो चार्ट्स सब, मतलब पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है बायोगैस का, एनर्जी मिक्स है पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं रही, तो इसलिए एक गो थ्रू करवा देती हूँ। फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, तो इसके क्या होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नीड क्या है उसकी, बेनिफिट्स क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, तो ये सारे बेनिफिट्स, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था स्लाइड्स में अपनी क्रिएटिविटी शो करना, तो मैंने स्लाइड्स के फॉर्म में, मुझे वर्ड फाइल्स थोड़ी सी बोरिंग हो जाती हैं डायग्राम्स वगैरह के हिसाब से, तो मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। और बाकी आप लोगों के साथ वेबसाइट का शेयर कर देती हूँ। मैंने बताना ये है कि आप लोगों का ये सेशन, अगर तो बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट्स आ गई, जैसे लास्ट वाले बैच में 50 थे स्टूडेंट्स ना, ठीक है, तब तो हम चलें कर लेंगे लाइव। लेकिन मेरा जो एक वैसे प्लान था कि इस टाइम पे बच्चे जो हैं वो एमपीटी के उसमें ही लगे होते हैं, तो हम ये रिकॉर्डेड करेंगे। इसमें ये होगा, आप लोगों को मैं एक स्टडी प्लान दूंगी, ठीक है। एक सेकंड में ना एक स्क्रीन शो कर दूं यहाँ पे आपके साथ। अच्छा, मैं आप लोगों को स्टडी प्लान दूंगी। स्टडी प्लान एक पहले वाला भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसमें ना आपको ये होगा कि आज आपने ये वाली रिकॉर्डिंग सुन लेनी है, अगले दिन ये, अगले दिन ये, ठीक है। फिर वो टॉपिक वाइज जो टेस्ट है ना उन्हीं टॉपिक्स का कि, तो वो आपको हो जाएगा, ठीक है। वीकेंड्स पे जिस तरह भी वो स्टडी प्लान में लिखा हुआ है, ये टॉपिक्स कवर और इनका फिर टेस्ट है। तो इस तरह से आपके 4 टॉपिक वाइज टेस्ट बनेंगे।
और इसको हम फिर ग्रैंड मॉक्स हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद। क्योंकि लाइव क्लासेस भी अभी हमने जैसे कि 3 स्टूडेंट्स होते थे लाइव में, या 4 होते थे, किसी किसी में 2 थे इवन। तो मुझे फिर भी, क्योंकि अपडेटेड सेशन था, मुझे करवानी पड़ी सारी रिकॉर्डिंग्स। मैं रिकॉर्डिंग की तरफ नहीं गई लास्ट ईयर की, हालांकि रिकॉर्डिंग्स बहुत पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे अपडेट करनी होती थी चीज़ें। तो मुझे लाइव करवाना पड़ा, तो इसलिए बच्चे लाइव करके आ जाते हैं लेकिन लाइव क्लासेस लेते नहीं हैं। तो इसलिए ना, अगर तो बहुत ज्यादा हुए और उसमें भी दूसरी सूरत यही है कि अगर क्लास में ज्यादा स्टूडेंट्स हुए उस टाइम पे, तो फिर हम लाइव जाएंगे, वरना ये रिकॉर्डेड है और टेस्ट के साथ है, ठीक है। तो मीन्स के ऐसा नहीं मैम है कि रिकॉर्डेड मेरे का साथ आपका थोड़ा इंटरेक्शन दोबारा नहीं होगा। एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरह? जैसे ये है ना, अब आपके ये कोर्सेज आपको शो हो रहे हैं। एनवायरमेंटल साइंस का कहाँ गया है? इसकी पिक्चर क्यों रिमूव हुई? अच्छा, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये अब टॉपिक 1 हमने स्टार्ट किया था। अब इसमें ये टॉपिक 1 में आपका मॉड्यूल 1 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपने लेक्चर सुन लिया, ओरिएंटेशन ना सुना, आगे लेक्चर है इसके साथ ना, ठीक है। और ये पीडीएफ फाइल्स इसकी कवर करनी, ठीक है। फिर दूसरा आपके टॉपिक, ये यहाँ पे आप आएंगे, लेक्चर 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट 2। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट 2 की रिकॉर्डिंग, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब इसमें बायोडाइवर्सिटी पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, इश्यूज क्या हैं बायोडाइवर्सिटी की, इसमें वीडियो। तो स्टडी प्लान में ना टॉपिक के साथ लिखा होगा कि आपने ये टॉपिक्स कवर करने हैं इस वाले मॉड्यूल से, इस टॉपिक से। तो ये हमारे पास पूरा सिलेबस यहाँ पे है, ये आपके पास 10 टॉपिक्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। सिलेबस को मतलब चैप्टर वाइज, तो जैसे कुछ चैप्टर लंबे होते थे तो उसको 2 उसमें भी किया हुआ है, एक ही क्लास में तो नहीं कवर हो पाते। तो इस तरह से है ये, ठीक है। एक स्टडी प्लान एनवायरमेंटल साइंस का मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, अभी दिखा देती हूँ जो प्रीवियस उसमें था। ठीक है, मैं 1 मिनट ओपन कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों का, उनका तो 1 मंथ का था ना, आपका 20 to 25 डेज का बनेगा। मतलब मेरी कोशिश है 3 वीक्स में ना अब आपको ये डिवाइड कर दूं, ताकि आप लोग आराम से फिर एमपीटी और अदर जो आपकी प्रेपरेशन है वो आप कर लें, ठीक है। अच्छा,
ठीक है, ये 6 वीक्स का था। तो हम 6 वीक्स में भी ग्रैंड मॉक समेत ना, 6 वीक्स का मतलब पढ़ने वाले, तो आप कह लें कि हमने 11 जून को स्टार्ट किया था, और ये आपका खत्म हो गया था 11 जुलाई तक। ठीक है, तो ये 1 मंथ का था रीडिंग स्टडी वाला। और आगे ना टेस्ट वगैरह थे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 अगस्त को ये टेस्ट, और ये 1 अगस्त को फुल ग्रैंड मॉक। तो ये मतलब ये डिवाइड इस तरह से किया हुआ है, टॉपिक है और टेस्ट कब होगा। जैसे हमने 11 से 13 जून तक ये टॉपिक्स कवर किए, और 21 जून को आपका ये टेस्ट है। मतलब ये बता रही हूँ कि आपके पास टाइम भी होगा इसको प्रिपेयर करने का। मीनवाइल आपका सेकंड आपने वो असाइन में कर दूंगी टॉपिक्स के, इस तरह का स्टडी प्लान होगा कि इन डेट्स में आपने ये कवर करने हैं, और फिर उनका टेस्ट होगा इस तरह से। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ लें अगर किसी ने पूछना है। हाँ, लाइव क्लासेस वही बात है ना कि करते हैं सब, लाइव आएंगे लाइव आएंगे, लेकिन लिटरली मेरे जितना भी मेरे पास हैं कोर्सेज, हालांकि यहाँ पे सर उस्मान के इस एकेडमी से चलते हैं करंट अफेयर और पाक अफेयर के, मैंने अल्टरनेट डेज में भी रखे। मींस के सर के होते हैं कि मंडे टू वेडनेसडे होते हैं ज़्यादा लेक्चर्स, मैंने थर्सडे टू सैटरडे रखा, और ये वाला भी थर्सडे टू सैटरडे ही है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स, वो फिर उनकी अपनी वो होती हैं, कुछ की जॉब्स होती हैं, कुछ के ये होते हैं कंसर्न्स के, हमारा कोई और सब्जेक्ट उस टाइम पे चल रहा है, तो वो सबकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। तो फायदा नहीं है फिर, दो तीन स्टूडेंट्स को भी, 50 की क्लास में भी 2 या 3 स्टूडेंट्स लाइव थे, टेस्ट सबने दिए हैं। लेकिन वो कहते थे हम अपने अपने टाइम पे, हमने ये सेशन इसीलिए ज्वाइन किया था कि इसमें रिकॉर्डिंग्स जो है ना आप लोगों की, पेपर्स तक हैं वैसे अवेलेबल, ठीक है, 2027 के अटेम्प्ट तक। और फिर वो एक उसमें रहने के लिए डेकोरम में उन्होंने, मैंने ये एम्फेसिस किया था कि अगर आपने एनरोल किया है तो इसी मंथ में इसको कंप्लीट करें, तो ये ना आप छोड़ेंगे बाद में कर लेंगे, तो इसके टेस्ट बाद में नहीं हो सकते क्योंकि टेस्ट आपने अभी देने हैं। तो फिर बच्चों ने रिकॉर्डिंग साथ साथ सुन के टेस्ट दिए हैं। तो ये आप अच्छा तरीका होता है, आप लोग कभी कभी 1.5 की स्पीड में भी लेक्चर सुन रहे होते हैं लाइव में, कुछ बच्चों को ये भी होता है कि हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। तो हर के अपने अपने कंसर्न्स होते हैं, तो इसलिए मैं लाइव नहीं कर रही कि हमारा ये रिकॉर्डेड ही होगा। ठीक है, लेकिन मेरी कोऑपरेशन होगी आप लोगों के साथ, आप लोग जिस टाइम भी मुझे पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्लास आप लोगों में से अब क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो हम क्लास एंड करते हैं। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है किसी और चीज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, मैं अभी अवेलेबल हूँ यहाँ पे। फी की डिटेल्स आप लोगों को मैं बता देती हूँ अगेन। इसमें ये सब इसमें पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 है लेकिन 4 हम कर लेंगे मॉक्स, इसमें 4 करेंगे।
और फिर एक और चीज भी मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने टेस्ट नहीं देना ना, सिंपल वो लेना है, तो आपकी जो फी है वो 5500 है यहाँ पे, ठीक है, मॉक्स के साथ 7 है। ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया मैंने। लेकिन टेस्ट दें, इवेलुएशंस लाजमी करवाया करें। ये 1500 2000 इनके पीछे वो अपना वो ना किया करें, मीन्स के ये बस आप लोगों की लिए टिप है, बाकी आप लोग खुद भी समझदार हैं इतने। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए, कि कुछ स्टूडेंट्स को ज्यादा लगती है फी, तो ये ऑप्शन है अवेलेबल कि आप उसमें विदाउट टेस्ट ले सकते हैं अगर फी ज्यादा लगती है तो। इंग्लिश को कैसे बेटर कर सकते हैं? इंग्लिश का भी कोर्स है हमारे पास। मेरा इंग्लिश का फाउंडेशनल कोर्स है, बेसिक ग्रामर फाउंडेशनल कोर्स। अगर किसी की बेसिक्स खराब है ना, जैसे उसके रूल्स नहीं है ठीक, अदर देन प्रेसी हमने उसको कवर किया है, तो उसकी तब तो फी बहुत हमने मिनिमल रखी थी, क्योंकि एक फाउंडेशनल कोर्स था और इसी यही मकसद था कि स्टूडेंट्स कर लें ठीक, किसी ना किसी तरीके से अपनी इंग्लिश ठीक कर लें। तो उसमें तो 3 के फी थी, लेकिन अब इसकी जो फी है वो थोड़ी रिवाइज होगी, 5 के हो जाएगी। तो उसमें सारे रूल्स वगैरह, लेकिन ये तो हो गया ना कोर्ट्स की बात, वो तो मैंने आपको बता दी कि एक ऑप्शन है आपके पास अगर आपने रिकॉर्डिंग्स पे जाना है। हमदा मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, बाकी ये है कि नादे अली आपने पूछा, आप कि अगर ग्रामर का इशू नहीं आ रहा ना इतना, सिर्फ लिखने का है या क्रिएटिविटी का है कि खुद से कैसे लिखना है, आर्ट न्यूज आर्टिकल ये जो आपके डॉन के होते हैं ये बेस्ट सोर्स हैं। इस पे 1 मंथ आप प्रैक्टिस करें, डेली आपने 1 to 2 आवर्स अपने निकालने, ठीक है। काम आप वो करें ना जो कि आपका काम भी आएगा, ये नहीं आपने सोचना कि मैं ये सवाल मेरा रह जाएगा या फिर ये मेरा टॉपिक रह गया इस क्वेश्चन का। जब आपका मेन उसने पास ही इंग्लिश ने करवाना है आप, ठीक है, और उसमें भी आपको पता है कि ऐसे तो ऐसे में जितना आपका नेचुरल एक्सप्रेशन होगा उतना आपको आपके हाई चांसेस हैं पास होने के। अगर आपकी राइटिंग में कोहेरेंस ही नहीं है तो एग्जामिनर ने अगली लाइन पढ़नी नहीं है, उसने आपका इंट्रोडक्शन देख कर ही फेल कर देना है कि इसको नहीं लिखना आता, या प्रेसी के पेपर में प्रेसी पढ़ के ही उसने ये कर देना है। तो आप ना एक पैराग्राफ राइटिंग का आर्ट सब स्टूडेंट्स को आना चाहिए जो सीएसएस में अपीयर हुए हैं। उसको खुद रिप्रोड्यूस करें, उस आर्टिकल को पढ़ के जो भी आपको समझ आ गया एडिटोरियल में, ओपिनियन में, आपका करंट अफेयर का टॉपिक भी तैयार होगा। आपकी वो जो वो कैब उसने यूज की है उसको 1 दफा पढ़ें, 2 दफा पढ़ें, रिटेन करें कि कौन सी वो कैब यूज की है, उसको रेसिप्रोकेट करें अपने वर्ड्स में। एक्सप्रेशन कोशिश करें कि मैंने मैक्सिमम जो एक्सप्रेशन है वो डॉन वाला ही रखना है, ठीक है। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन मुश्किल लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये आप को आप इसमें प्रो होते जाएंगे। किसी को इवेलुएट करा लें, वो बता देगा कि आपके यहाँ पे ये वाले इश्यूज हैं। तो मैं इवेलुएशंस भी करती होती हूँ सेपरेटली, मींस के इसी के अंडर है, लेकिन जिस तरह से कोर्स से हट के वो है। कोई भी आप इस तरह से इवेलुएशन वाला कोई भी मेंटोर ढूंढ सकते हैं, लेकिन जिसको आप अथॉरिटी समझते हैं कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है और जिसकी ग्रामर पे वो कमांड है, तो आप किसी को भी करा दें। आप अपने घर में किसी बड़े बहन भाई को भी करा सकते हैं। आपकी घर फैमिली में कोई और है जो कि जिसकी जो आपको इवेलुएट कर देगा, आप उसको भी करवा सकते हैं। तो ये अप टू यू, ठीक है। सो नेचुरल एक्सप्रेशन इस तरह से आपने रखना है। रिटर्न प्रैक्टिस करें, यही एक इसका है तोड़ इस चीज का। रूल सब याद कर लेते हैं, अप्लाई नहीं करते स्टूडेंट्स। बड़ी चीजें पढ़ लेंगे, रिटर्न प्रैक्टिस नहीं होती, जिसकी वजह से आप ये है तो अल्टीमेटली आपका रिटर्न एग्जाम ना। अच्छा, टॉपिक नहीं किया हमदा आज हमारी ओरिएंट सॉरी ओरिएंटेशन थी। ज्योग्राफी सीएसएस के लिए मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं ज्योग्राफी को सीएसएस में। रुखसार तो इसका स्कोरिंग ट्रेंड मुझे नहीं पता। पीएमएस में बहुत स्कोरिंग है। आई थिंक आप उर्दू की स्टूडेंट है मेरी, तो मैंने पीएमएस काइंडली ज्योग्राफी से अगेन बता दो। जी जी।
मैंने कहा कि ज्योग्राफी सीएसएस में बहुत कम स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, इसलिए ट्रेंड नहीं पता हमें ज्योग्राफी का। अगर अच्छा करके आएंगे, आपका सब्जेक्ट है ना, डिग्री है, तो आप करें। अदरवाइज और अच्छे ऑप्शंस हैं तो उनको चूज करें बजाय ज्योग्राफी को। ठीक है, जिस तरह से एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स शौक शौक में कर लेते थे, लेकिन अंडर स्कोरिंग सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। ठीक है। क्रिमिनोलॉजी हाई स्कोरिंग है। क्रिमिनोलॉजी अगर आपने अच्छे से थेरेटिकल पर्सपेक्टिव अच्छे से अप्लाई किया है ना सब सेक्शंस में, और केस स्टडीज की हैं, तो क्रिमिनोलॉजी आपका हाई स्कोरिंग है। ठीक है, फिर आप 2026 का एनालिसिस कर लेना, क्रिमिनोलॉजी के सारे पेपर्स का एनालिसिस एक तरफ, और 2026 का जो पेपर है उसका एक तरफ, ये आपने करके और उस डायरेक्शन में तैयारी करनी है क्रिमिनोलॉजी की। ठीक है क्लास। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ठीक है अब्दुल्ला, आप क्लास में हैं, आपने आपके साथ में स्टडी प्लान शेयर कर दूंगी, तो आपने उसी तरह से इसको फिर करना है। ठीक है। जो जिस दिन, जिस तरह से अब थर्सडे को हमारी फर्स्ट क्लास होगी, या अगर आप कहते हैं तो अभी से हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सिलेबस ब्रेकडाउन इसका बना देती हूँ, बल्कि हम इसको कर लेते हैं थर्सडे से ही। ठीक है। थैंक यू रुखसार। तो थर्सडे से कर लेते हैं, मैं आपका ना स्टडी प्लान इसका बना देती हूँ सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज, और फिर इसका जो भी इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है। तो आपने आपने कुछ और पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।